हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। और आप सब कैसे हैं? बढ़िया काम चल रहा है। पिछला वीडियो देख लिया, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में जो वीडियो आया था, आपने उम्मीद है सारा कर लिया होगा और डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं उसको समझ लिया होगा। आज हम थोड़ा एक कदम और आगे चलेंगे डाइलेक्ट्रिक के बारे में। यदि आपने टाइम मैनेज नहीं किया उस वीडियो को देखने में तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू दिस वीडियो। तो मोर अबाउट डाइलेक्ट्रिक में सबसे पहले व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स, क्या कहा था? ऐसे मटेरियल जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेट रख दी पॉजिटिव नेगेटिव, इसके बीच में रखा एक मटेरियल जिसको कह रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। होता क्या है, इसकी पहचान क्या है? ये पोलराइज हो जाता है। यहाँ पर कुछ जो इनके एटम एंड मॉलिक्यूल्स हैं कुछ ऐसे लंबे लंबे से हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव तरफ को नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। और क्या देखा आपने? इस तरह से एक बात होगी कि बीच वाले पार्ट में ये चार्जेस नलिफाई कर देंगे एंड नेट क्या होगा? नेट आप देखेंगे एक लेयर यहाँ बच जाती है नेगेटिव की, एक लेयर यहाँ बच जाती है। तो इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने कहा था सिग्मा पी, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, नेट चार्ज ऑन द सरफेस कितना होता है? तो ये माइनस है इस तरफ और ये प्लस है। तो हमने कहा था कि प्लस माइनस सिग्मा पी इज द नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद आ गया? आगे चलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? फिर से बोल दिया जाए, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते ही बिछ जाते हैं, वो इलोंगेट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। इफ यू कैन रिकॉल, पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता था? तो हमने ये कहा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करते ही से दिस इज आवर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और इसको हमने रखा है एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। तो क्या होता है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बनता है। दिस इज ई नॉट टुवर्ड्स राइट साइड, ये बना पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ जो नेट फील्ड बना वो कितना बन जाता है? यू कैन टेल दिस इज ई नॉट माइनस ई पी। तो डाइलेक्ट्रिक का एक और डेफिनेशन दिया था कि ऐसे मटेरियल व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या करते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करते हैं और कर देते हैं। इज इट ओके? सो व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर, जिसको हमने पी कहा था? तो इसे एक और नाम हमने दिया था एंड दैट वाज डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, दैट मीन दिस इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और हमने ये भी कहा था कि ये किसके इक्वल होता है? तो ये प्रूव किया था कि दिस इज इक्वल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। तो प्लस माइनस जो भी हो दोनों के बराबर हो जाएगा। ये बात यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है किसी भी वॉल्यूम में, हाउ मच डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड। तो यही हुआ ना, वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, और डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो दिस इज अवर पोलराइजेशन वेक्टर। तो दिस इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस। और सिंपली आप बिना वेक्टर के लिखें तब भी हमारा पर्पज यहाँ सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते हैं बात। अब हम कुछ रिलेशंस यहाँ से डेवलप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए कि जो E होता है वो कितना होता है? अभी लिखा है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। वट इज ई पी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन, पढ़े थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इज इट? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस यही होता है, ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बारे में। ओके, अब जरा इस इक्वेशन को हम यूज करें तो हम क्या कहते हैं कि बिकॉज ये इसके इक्वल होता है, तो शुड आई राइट दिस इज ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज एक्सटर्नल फील्ड माइनस, and what is this? This is polarization vector. Can you get it? This is equal to this divided by epsilon, and this is E. So what is our reduced field? This is the reduced field. Is it? आगे चलते हैं। Also हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है this is directly proportional to electric field, और यहां से कहा था कि दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड दिस इज ई, और इससे कहा था ससेप्टिबिलिटी।
ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी हमने क्या कहा था? ससेप्टिबिलिटी एक पैमाना है, एक मेजर है, वो बताता है कि डाइलेक्ट्रिक कितना पोलराइज हो जाएगा, कितना रिस्पांस देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। दैट मेजर इज ससेप्टिबिलिटी। और हमने कहा था कि यहाँ पर लिखते हैं हम जाई लिख लेते हैं, ठीक। लेकिन थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, जब ऐसा लिखें तो एक दिक्कत आती है, ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है इनकी। तो इस टर्म को डायमेंशन लेस करने के लिए हम यहाँ पर साथ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं एप्सिलॉन के साथ। इज इट क्लियर? तो P इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ाई E इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इक्वेशन नंबर दे लीजिए, इसको इक्वेशन 1 कहा था, इसको 2 कहा था, या इसको 2 कह लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं, इसको नंबर 4 कह लेते हैं, है ना। जबकि आपको कौन इक्वेशन कहाँ पुट करना है आपको आसान ही रहेगा। इज इट क्लियर? अब तक क्या किया हमने, फिर देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, जो ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जब भी आपने किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा तो उसके अंदर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को बनने के कारण, फिर देख लीजिए क्या कहा था, यहाँ को मान लो 50 न्यूटन पर कूलम है और यहाँ को 10 न्यूटन पर कूलम है, तो रिड्यूस हुई कि नहीं हुई? 40 रहेगी ना, रही वो उधर कोई 50 माइनस 10 इज 40 टुवर्ड्स राइट साइड। तो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? एक्सटर्नल फील्ड जो ये है E नॉट माइनस ड्यू टू पोलराइजेशन वट एवर फील्ड इज इन सेटअप हेयर, ये किया। EP क्या लिखा हमने? फील्ड होता कितना है ड्यू टू पोलराइजेशन? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इसके सरफेस पे जो भी चार्जेस होंगे उनका डेंसिटी कितना है? चार्ज ऑन द यूनिट एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, राइट। और यहाँ से पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो वी रोट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन फ्रॉम हियर इक्वल टू P। तो ये होता है पोलराइजेशन वेक्टर। ये एक यूनिफॉर्म होता है, जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी फील्ड में रखेंगे तो यूनिफॉर्मली पोलराइजेशन इज सीन देयर, तो P लिख दिया वो, ओके। और इसको करने के बाद अब P क्या होता है ना, पहले ये क्या होता है इसको देखा, इसको लिखा, अब ये क्या होता है इसको लिखा, अब ये क्या होता है तो वो ढूंढ रहे हैं। तो P इज प्रोपोर्शनल टू E, और यहाँ से आता है डेफिनेशन ससेप्टिबिलिटी का, ये ऑलरेडी हमने किया था। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? यू कैन राइट इज अ मेजर, दिस इज द मेजर विच गाइड्स यू दैट व्हाट इज द चांस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू गेट पोलराइज्ड। तो ससेप्टिबिलिटी इज a quantity which determines that up to what extent the dielectric material can be polarized. जितना ज़्यादा susceptibility that means उतना ही ज़्यादा पोलराइज हो जाएगा, जितना कम वैल्यू ससेप्टिबिलिटी का तो पोलराइज नहीं होगा। जैसे वैक्यूम का ससेप्टिबिलिटी कितना होता है? एनी गैस? वैक्यूम का ससेप्टिबिलिटी इज 0, दैट मीन्स वैक्यूम बिल्कुल भी पोलराइज नहीं होगा। तो जितना मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लीजिए, बढ़ा दो और बढ़ा दो और बढ़ा दो, वैक्यूम का कुछ भी नहीं होगा, है ना, वैक्यूम पोलराइज नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमने कहा एंड व्हाई दिस इज रिटन, तो सो दैट दिस टर्म बिकम्स डायमेंशनलेस। ओके, तो P को ये लिख देते हैं, तो मैं इसको मिटा दूं जरा, और ये इक्वेशन क्या बन जाती है, जरा इस खिचड़ी को थोड़ा हटा दें यहाँ से, और यहाँ पे क्या लिखा था? P लिखा था ना। ओके, तो इक्वेशन क्या बनी लिखाइए मुझे, दिस इज रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E नॉट माइनस P में क्या लिखें, दिस इज एप्सिलॉन ज़ाई E एंड डिवाइडेड बाय E, दिस एप्सिलॉन, सॉरी। तो ये दोनों कट जाते हैं एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विथ नाउ, सो वी आर लेफ्ट विथ यस E, इसको यहाँ लाइए तो क्या बन गया प्लस, एंड वी आर लेफ्ट विथ E नॉट, इज इट। और यहाँ से E लीजिए कॉमन, तो क्या रह गया 1 प्लस साई इज इक्वल टू E नॉट, एंड दैट बिकम्स 1 प्लस साई इज इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय E नॉट बाय E। तो ये एक इक्वेशन आ गया जो क्या बता रहा है कि ससेप्टिबिलिटी, एक्सटर्नल फील्ड और ये रिड्यूस फील्ड के बीच का रिलेशन। लेकिन इसे इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं। 5 ही था, देख लेना, 6 तो 6 कराना, आई थिंक 5 ही था, है ना, देख लीजिएगा। अब हमने क्या कहा था शुरू में ही, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कि E नॉट डिवाइडेड बाय E, इज इट। ये हमने ऑलरेडी पिछले कहीं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किए थे तो वहां पर ये डेफिनेशन दिया था हमने किसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। दिस इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
the ratio of this and this. तो K हो गया तो we can write 1 plus I is equal to K. So this is the relation between susceptibility and dielectric constant. So dielectric constant क्या होता है? 1 plus susceptibility. Is it clear? So this was all regarding this susceptibility, polarization vector, इनके आपस में relation. अब जरा एक बात और आगे चलते हैं. Have you got it? Obtain a relation between susceptibility and dielectric constant. अब एक और टर्म करेंगे, that is called dielectric strength. So what is dielectric strength? तो लग रहा है कि डाइइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ कितना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मिसनोमर टर्म है. ये डाइइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ नहीं होता है. बेसिकली डाइइलेक्ट्रिक का किसी प्रेशर को झेलने का कैपेसिटी होता है. मान लीजिए हमारे पास एक अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और बीच में भरा हुआ है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम. मान लेते हैं कि ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है यहाँ पर. ठीक, अब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करते ही इसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग होगा मॉलिक्यूल्स का, कुछ रीओरिएंटेशन होगा और ये कुछ इस तरह का शेप लेंगे. मैं कोई एक शो करता हूँ, मान लो मैं ये करता हूँ कि दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. ऐसे बहुत सारे होंगे थ्रू आउट द वॉल्यूम. ऐसे ही यहाँ साइड्स मिल जाएंगी जो डाई इलेक्ट्रिक होंगी, जो पोलराइज हो चुकी होंगी अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब एक काम करते हैं, एक खेल खेलते हैं. यहाँ पर हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं थोड़ा सा. तो क्या होगा? थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या देखेंगे? यहाँ पर ये और इलांगेट होंगे और स्ट्रेच होंगे. फील्ड आपने और बढ़ा दी, ये और स्ट्रेच होंगे. और इतना फील्ड बढ़ा दिया आपने कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये डाइइलेक्ट्रिक टूट जाएगा, बिखर जाएगा. ये है ना, इसके इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम्स को छोड़कर भाग जाएंगे एंड दे विल कम टुवर्ड्स दिस. हम कहेंगे कि इस स्थिति में क्या हुआ? डाइइलेक्ट्रिक आपका ब्रेकडाउन कर गया. दिस इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस डाइइलेक्ट्रिक. इज इट? तो ब्रेकडाउन करने से कम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड थी तब तो उसको विथस्टैंड कर रहा था, लेकिन ब्रेकडाउन हो गया तो अब डाइइलेक्ट्रिक जो है वो डाइइलेक्ट्रिक नहीं रहा. अब इसका नेचर चेंज हो गया, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुके हैं. अब ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है. तो क्या कहा जाए कि व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? क्या बोलेंगे आप? डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कह दूं, चलेगा? एग्री? Dielectric strength is the maximum electric field to which this dielectric material can withstand in some external electric field. That means if the applied electric field is less than the dielectric strength, then the material will act as dielectric, otherwise it will break down and now its behavior will change. अच्छा, आपसे पूछे कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है बेसिकली ये. Is it? This is maximum electric field. Okay. अब एक हम यूनिट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता था? एक तो था न्यूटन पर कूलम, एक और था वोल्ट पर मीटर. याद है ना? V इज इक्वल टू ई डी. तो E कितना हो गया था? V/D. तो वोल्ट पर मीटर ये इसका SI यूनिट था. तो ऐसा ही कोई और भी इसके प्रैक्टिकल यूनिट काफ़ी हो सकते हैं. वन ऑफ द एक्सेप्टेड प्रैक्टिकल यूनिट इज किलो वोल्ट पर मिलीमीटर. किलो वोल्ट पर मिलीमीटर. तो हम इस यूनिट में भी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करते हैं. इज इट? ओके. अब हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं. तो एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें वैक्यूम की. अब बताएंगे वैक्यूम में डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होगा? एक बात याद आई, वैक्यूम हमने क्या कहा था? वैक्यूम के लिए ससेप्टिबिलिटी 0. दैट मीन वैक्यूम को पोलराइज करना बहुत मुश्किल काम है ना? वैक्यूम पोलराइज नहीं हो पाएगा. तो वैक्यूम पोलराइज नहीं होगा, दैट मीन इसको पोलराइज करने में कितना फील्ड देना पड़ेगा? बहुत ही ज़्यादा. तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कह लीजिए. तो वैक्यूम के लिए द वैल्यू ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ई मैक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी. इसी तरह से और भी एग्जांपल हम जो कॉमन मटेरियल यूज़ करते हैं, माइका. माइका इज आल्सो वन गुड डाइइलेक्ट्रिक. इसका जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है दैट वेरीज बिटवीन 60 to 120 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर. लेकिन डिपेंड करता है कि माइका का आपने कौन सा टाइप लिया है. दिस कैन वेरी इवन, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है. दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि माइका का इस रेंज में होगा, राइट. और माइका के लिए ऑब्वियसली यदि हम बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो वो कैसे किया जाए? आपने अभी क्या रिलेशन पढ़ा था? आपने रिलेशन पढ़ा था ससेप्टिबिलिटी +1 इज इक्वल डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यस. तो वैक्यूम के लिए
ससेप्टिबिलिटी कितना हो गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू के. सो शुड आई से कि फॉर वैक्यूम के इज इक्वल टू 1. डायरेक्टरी कांस्टेंट वैक्यूम का 1 होता है, बिल्कुल कहना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि डायलेक्ट्रिक यदि मटेरियल हम माने किसको, वैक्यूम को, जो कि है नहीं, लेकिन फिर भी इफ आई वांट टू राइट द रिलेशन व्हाट इज ई इज ई नॉट बाई के एंड व्हाट इज के 1, तो क्या ई इज इक्वल टू ई नॉट होता है? क्या रिड्यूस फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल ही होता है? ओके, बिल्कुल सही बात है. दैट मीन वैक्यूम किसी भी फील्ड को कम ही नहीं कर रहा है. इसका मतलब वैक्यूम पोलराइज ही नहीं हुआ तो कहाँ से कम करेगा? वैक्यूम में बैकवर्ड फोर्स ही नहीं बनी, वो ईपी बना ही नहीं वैक्यूम में. दैट इज वाई ई इज इक्वल टू ई नॉट. सो दिस वाज एन आइडिया ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और जो अपने पीछे कुछ एडवांस्ड बातें की थोड़ी सी डायलेक्ट्रिक के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक इज नाउ कैपेसिटर्स. अब क्या होता है, मान लीजिए कि दिस इज वन डायलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटर क्या कर बनेंगे, एक प्लेट यहाँ पर, एक प्लेट यहाँ पर, दोनों को ऐसे शिकंजा कस दिया तो क्या बन गया, अभी कैपेसिटर बन जाता है. लेकिन अभी हम अलग ढंग से पढ़ेंगे. पहले हम बीच में दोनों प्लेट्स के बीच में हवा रखेंगे, फिर हम ऐसा मटेरियल लेकर आएंगे जिसको पूरा रखेंगे, फिर इसमें पार्शियल रखेंगे, बीच में मेटल भर देंगे. ऐसे डिफरेंट केसेस करके अलग अलग शेप के, डायमेंशंस के कैपेसिटर्स पढ़ेंगे. मज़ा आएगा आपको. ये काफ़ी टॉपिक चलेंगे, कैपेसिटर काफ़ी दिन चलेगा, लेकिन कैपेसिटर में एक सीक्वेंस होगा, उनके टॉपिक बिल्कुल मिस नहीं करने आपने, है ना. बीच में गैप डाल दिया तो फिर अगले टॉपिक को पकड़ना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा. सो आई होप आप ये सारा काम कंप्लीट करके नाउ यू आर रेडी टू गो फॉर द कैपेसिटर्स. तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर्स के साथ. टेक केयर. थैंक यू.